Hello friends, welcome again. This is Neha and you are on Quick Concept Maths. फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एचपी टेट के लिए वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे पहले चैप्टर वाइज मैथ्स में हमने काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स बिगिन। तो ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, दोनों कंबाइन करके आज की वीडियो में फिनिश करेंगे। स्टैटिस्टिक्स देखिए सबसे पहले क्या है। देखो फ्रेंड, इसमें एक वर्ड आता है स्टैट्स, ठीक है। स्टैट्स क्या है, देखो किसी भी चीज का हम लोग कई बार एनालिसिस होते हैं, पॉपुलेशन काउंट होती है, तो कहीं पे भी जो आंकड़ों की बात आ जाए ना, जहाँ पे डाटा की बात आए, वो क्या है, हमारे पास स्टैट्स की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक सर्वे किया कि किसी गांव में कितने जो है पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। एक आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, इसको कहते हैं डाटा या इंफॉर्मेशन। ये सारे वर्ड जो है किससे रिलेटेड हैं, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स मैं, देखिए अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपको 11-12 तक पढ़ना है ना, तो टेट के लिए आपको नहीं पढ़ना है, ये आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। 10th तक का सिलेबस बहुत है आपके किसी भी टेट एग्जाम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। 11-12 का बहुत कम पोर्शन आता है, वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको मार्क्स लिए क्लियर करना है, ये आप कमीशन में अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे, देखो इसमें क्या है। इसमें काफी सारी टर्म्स आती हैं। डाटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, यानी कि कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ, एक वर्ड और मिलेगा आपको, रॉ डाटा। रॉ होता है मतलब किसी भी तरीके से बस आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। जैसे मैंने यहाँ लिख लिए 31 लोग, इतने विलेज, ये सब वर्ड मैंने लिख लिए। तो ये क्या है, रफ है। रॉ माने होता है रफली किसी चीज को हमने इकट्ठा कर ली, कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया तो वो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। रफली जब भी कोई है तो वो डाटा है, रॉ डाटा है, लेकिन जब वो कुछ हमें क्या दे रहे, मीनिंग दे रहा है, तो वो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स में जैसे कोई भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने का, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा टीवी में जब वोटिंग होती है या कई जगह पे ऐसे सर्कल आपको दिखता है, ठीक है। फिर दिखाई देता है यहाँ पे इतने % इसको वोट मिल रहा है, इसको इतना % मिल रहा है ना, पाई चार्ट। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डाटा की। इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब देखो, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के, यानी कि डाटा को, जो हमारे पास डाटा है, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के ग्राफिकल मेथड देखो। तो ग्राफिकली हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप ये बस ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन देख, अगर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपने ऑप्शन हटाना है और कौन से टिक करने हैं। तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट डाटा इन ग्राफ्स। तो 3 मेथड से ग्राफ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक है बार ग्राफ, ठीक है, एक है हिस्टोग्राम। ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है, अब वो समझिए। देखो बार ग्राफ किस तरह के दिखाई देते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बार ग्राफ में फ्रेंड्स जो डाटा बनता है वो इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में और अलग अलग बनता है, दूर दूर बनता है, समझ रहे हैं, जुड़ा हुआ नहीं रहता। हिस्टोग्राम में क्या होता है, यही डाटा क्या है, कंटिन्यूअस होता है। इसमें डिसकंटिन्यूअस है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस है। तो क्या खासियत हो गई, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये डाटा डिसकंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होगा। कंप्लीट लिख लेना। यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ इसका बनता है। देखो यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, ये इस पे खत्म हुआ, फिर यहीं से दूसरा शुरू होगा, यहाँ पे ये, फिर ये। तो ये कंटिन्यूअस, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस डाटा होता है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो ये डाटा है, ठीक है, उसके टॉप में जो मिडिल टर्म्स होंगी ना, ये क्या करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ग्राफ इस तरीके के बनते हैं, इस तरह से, ऐसे लाइंस जो होंगी। अब ये पॉइंट जो होंगे ये कहाँ से मिलते हैं हमें, हर जो इंफॉर्मेशन है, ये जो रिप्रेजेंट की जाती है ना, इनमें क्या होती है, क्लासेस रहती हैं। क्या रहती हैं, क्लास बोलते हैं इनको। बस आपने इतना ध्यान रखना है क्या होती है, क्लास। जैसे कि कोई डाटा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 से 20 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 0 से 10 कितने बच्चों के नंबर आए, ठीक है। मान लीजिए ये थे मार्क्स और ये थे मेरे पास स्टूडेंट्स, हो गया। तो 0 to 10 मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, 10 to 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 20 to 30 मेरे पास हैं फिर से 10 स्टूडेंट्स,
ठीक है। और टोटल में बता रखा था टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, और ये 5 6 7 17 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 0 to 10 है तो मैं यहाँ लिखूंगी 0 से 10। फिर अगला देखो यहाँ पे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये कंटिन्यूस है तो ये यहाँ पे बनेगा, इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। डिसकंटिन्यूस के एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये किस तरह का ग्राफ है। अगर आपको ऐसे एग्जाम में एक बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो हिस्टोग्राम तो कंटिन्यूस बनता है, ये डिसकंटिन्यूस बनता है। अब देखो जनवरी फरवरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, अलग है। ठीक है। जनवरी मंथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, मान लो ये स्कूल की अटेंडेंस है, ये क्वेश्चन लिख रखा है, आप पढ़ लेना। ठीक है। जैन में कितने थे 3, फेब में कितने थे 4, मार्च में कितने थे 2, तो ये डाटा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होते हैं हमारे बार ग्राफ। तो जब डाटा जो है ना लगातार ना हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन हो, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस पे, बार ग्राफ में। अगर हमारे पास डाटा इस तरीके के आ जाए, मतलब इंटरवल्स आ जाए, इनको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ये स्टूडेंट्स हो गए, तो उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होगी, हिस्टोग्राम बनेगी वो। ठीक है फ्रेंड्स, वो बनते हैं हिस्टोग्राम्स। और तीसरा मैंने बताया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है, हिस्टोग्राम, जैसे ये क्या थी 30.5 से 35.5, ये एक क्लास थी। इस क्लास का जो मिड है, यानी कि इसका जो मीन है, वो ये पॉइंट है। ठीक है। तो मीन्स को जो ज्वाइन करे, ठीक है, हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स को, मीन्स को जो ज्वाइन करे, वो क्या है हमारे पास है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में। उससे पहले एक टर्म और देखो, जैसे कि ये क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। आपके पास कोई भी डाटा दिया है तो एक वर्ड इसमें आता है यहाँ पे रेंज। तो रेंज आपने ध्यान रखना, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। जैसे मैंने 1 5 7 3 0 2, तो इसकी कहा रेंज बताओ, तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसको रेंज कहते हैं। तो स्टैट्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने सीखे 3 तरह के ग्राफ। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मतलब है, यानी कि आपके पास कोई भी डाटा है, ठीक है, क्रिकेट सब देखते हैं। क्रिकेट में मान लो किसी प्लेयर ने एक मैच में कुछ स्कोर किया, दूसरे में कुछ स्कोर किया, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, 100 मैचेज में उसके अलग अलग स्कोर है। ठीक है। अब हम हर स्कोर नहीं देखना चाहते, हम क्या चाहते हैं भाई, वो क्रिकेटर जो है लगभग कितने रन बनाने की कैपेसिटी रखता है, एवरेज कितने रन बना सकता है। तो ये जो वर्ड आया ना एवरेज, यही हमें क्या दे रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है। भाई लगभग बताओ, उसकी सेंटर वैल्यू बता दो मिडिल में कि कम से कम वो कितना स्कोर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो गई, कंप्लीट डाटा के लिए जो हम लोग वैल्यूज, एक ऐसी वैल्यू लेके आना जो उसके पूरे डाटा के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीके की हैं, जो एज पर 10th क्लास तक या आपके टेट के लिए यूजफुल है। ये वीडियोस जहां जहां पर 10 तक का मैथ आ रहा है ना, उन सब के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। तो आप अगर कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स, वीडियोस वॉच हो रही हैं लेकिन कुछ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। अब देखिए सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीके की है। कौन कौन सी, एक हो गया मीन फाइंड आउट करना, एक है मीडियन निकालना, और तीसरा है मोड निकालना। ठीक है। ये तीनों क्या है, सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के मेथड है। मीन, एवरेज, कई बार सेम आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखो मीन के लिए कुछ फॉर्मूला है, मीडियन का और कुछ मोड का। इसका मीनिंग, इन तीनों का मीनिंग देखते हैं। मीन क्या है, मीन क्या होता है फ्रेंड, एक्स बार, इससे इसको लिखते हैं, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब, जैसे मैंने अभी क्रिकेटर की बात की थी, तो जो जो उसके रन हैं, ठीक है, अलग अलग मैचेस में, वो सारे सबका सम कर लो, प्लस कितने मैच के रन आपने लिए हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वो किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, मीन का। मीडियन देखो, अब तो मीडियन जो है, मीडियन यानी कि मिड वैल्यू, इसके 2 मेथड है। ठीक है। 2 मेथड है, एक हो गया जब डाटा क्या हो ऑड, और एक होगा जब डाटा क्या हो इवन। यानी कि मान लो क्रिकेटर ने 10 मैच खेले, तो वो किस में आ गया, इवन में आ गया। भाई टोटल मैच कितने थे 10, तो काउंटिंग क्या हुई, इवन हो गई। अगर वो खेलता 9 मैच, तो काउंटिंग क्या हो गई, ऑड हो गई। समझ रहे हैं, ऑड और इवन नंबर, ये मतलब है ऑड और इवन से कि टोटल जो वैल्यूज हैं वो ऑड है या इवन है काउंटिंग में।
अब दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। अगर ऑड है तो फॉर्मूला अलग, इवन है तो अलग। देखो जो टोटल काउंटिंग है उसको हम एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन। मान लो क्रिकेटर ने खेले 9 मैच, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए उसने खेले 10 मैच, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना। तो जब वो 9 मैच खेलेगा तब जो है हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू होगी, मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये टर्म की बात हो रही है, ठीक है। जो 9 मैच थे ना, मान लीजिए एक में उसने किए 50 स्कोर, फिर किसी में 10, किसी में 0, किसी में 100, ठीक है, कहीं पे 98 में आउट हो गया, कहीं 58 थे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। डाटा को सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मतलब बढ़ते क्रम में लगा लो। लगाने के बाद यहाँ फॉर्मूला लगाओ कि कितने नंबर थे, 9 है, 9 प्लस 1 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 5 आएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 आएगा ना, 5। तो 5वें नंबर पे गिनती देखो, 1 2 3 4 5, जो भी 5वें नंबर पे होगा, इनको बढ़ते क्रम में लगाने के बाद की बात कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। तो जो 5th नंबर पे आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ टर्म की बारी हो, 5th टर्म 5वें नंबर पे जो होगा, या n प्लस 1th टर्म पे जो होगा, ठीक है। अगर ये इवन है तो क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए इवन के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे आप करेंगे n अपॉन 2th टर्म प्लस n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू 10 थी, तो देखो अगर मैं यहाँ 10 रखूं तो आंसर क्या होगा? 10 अपॉन 2 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12 अपॉन 2 अपॉन 2 क्या आया? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 प्लस 6 अपॉन 2। और ये 5 और 6 को प्लस नहीं करना है, ध्यान रखना, 5 और 6 को प्लस नहीं करना। 5th एंड 6th टर्म की बात हो रही है, तो 5th टर्म क्या हो जाएगी? जो इस डाटा में 5वें नंबर पे होगा वो 5th टर्म, प्लस जो छठे पे होगा वो 6th टर्म। मान लीजिए 5वें नंबर पे जब आपने इनको अरेंज किया, हमारे पास था 10 और एक था 100, 10 एंड 58, ठीक है, ये 2 नंबर थे। तो इन दोनों को प्लस करो और फिर उनका मीन कर लिया, तो वो क्या आ गई? मीडियन आ गई, ठीक है। तो मीन खत्म, मीडियन खत्म। अब देखो मोड, मोड क्या है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ये सबसे सिंपल है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टर्म, ठीक है। सबसे ज्यादा बार आने वाली कोई भी जो वैल्यू होगी उसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। जैसे कि 1 2 2 3 5 7 7 9 9 9 10। अब ये डाटा है और कहा इसमें मोड बताओ। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको तो देखो आगे पीछे रहेगा, ये मैंने अरेंज कर दिया के लिखा पहले ही। देखो 1 1 बार आ रहा है, 2 2 बार है, उसका 7 2 बार आ रहा है, और 9 जो है वो 3 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? 9 आ रही है ना, तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगी? हमारी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था स्टैटिस्टिक्स, ये हो गया ओवर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे इनके बाद में। तो स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? हिंदी मीडियम में शायद इसे प्रायिकता कहते हैं, आप प्लीज चेक कर लेना एक बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की का मीनिंग होता है, देखो, संभावना, यानी कि किसी भी काम के होने की क्या संभावना है, हम वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो देखो जैसे कि अगर आप पूछे आपसे क्या आज बारिश हो सकती है नहीं, तो 2 ही आंसर होंगे, या तो यस या नो, या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। आपने क्वाइन टॉस किया, सिक्का उछाला, क्या आ सकता है उसमें? या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, ठीक है। आपने क्या किया? एक डाइस फेंका, लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते समय डाइस फेंका, क्या क्या आ सकता है भाई उस डाइस में? 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है। ऐसा तो है नहीं ना किसी ने डाइस फेंका और वहां पे 7 आ जाए, हुआ है कभी ऐसा किसी के साथ? लूडो खेल रहे हैं, डाइस फेंका और आपको 7 आ जाए या 0 आ जाए या 8 आ जाए, नहीं आ सकता ना। ऐसे देखिए हमने क्या किया, कार्ड्स की बात होती है, तो कार्ड्स जो हैं वो 1 से 52 तक होते हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो फ्रेंड्स, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के होने की संभावना, ठीक है, जब श्योर हो कि वो होगा ही होगा, यानी कि मतलब कंफर्म है आज ये काम होना है, तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। अगर श्योर नहीं है या मतलब बिल्कुल आप क्या है, कह नहीं सकते उसके बारे में कुछ,
तो वो कौन सा होता है, अनसर्टेन इवेंट, हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अनसर्टेन या कुछ और वर्ड्स पे आपको लिखे मिल सकते हैं, ठीक है, अनसर्टेन इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या होगा, दो तरीके से, या तो कोई काम होना ही है या नहीं होना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, भाई आज तो ये काम हमने नहीं करना है, श्योर है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1, ठीक है, और वो हो ही नहीं सकता तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो क्या समझे, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर कभी भी 1 से ज्यादा और 0 से कम नहीं जाएगा, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी में आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसी भी probability of any event E is always less than equal 1 and greater than equal 0। नोट कर लेना इस पॉइंट को, किसी भी कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो उसका आंसर जो है या तो इक्वल टू 0 या उससे बड़ा या इक्वल 1 और उससे छोटा हमेशा होता है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ आंसर आते हैं वो कैसे आते हैं, 1/2, 1/3, ठीक है, 3/7, वट एवर, एनीथिंग इन फ्रैक्शंस, इन पॉइंट्स में आपके आंसर आते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है फ्रेंड्स। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। श्योर प्रोबेबिलिटी की ये काम आपने 0 आप यहां मत लिखना, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, भाई ये काम होगा ही होगा, ठीक है। मैंने यहाँ 0 लिख दिया था 0 संभावना के लिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो आपका आंसर रहेगा 1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 0 लिखा था ना, इसको इसमें मत लिखना आप, ये मेरा ऐसे कहना चाह रही थी मैं यहाँ पे। देखियो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, जो कंफर्म है होगा, जो नहीं होगा इम्पॉसिबल इवेंट, पॉइंट्स हैं ये नोट करते जाना, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट एक होता है जो हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जैसे कि डाइस फेंका, क्या कभी 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला रहता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ऐसे पढ़ते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इवेंट क्या है, कोई भी घटना, घटना क्या हो गई, घटना से मतलब यहाँ एक्सीडेंट से नहीं है, तो घटना क्या है, जैसे कि सिक्के का उछालना, डाइस का फेंकना, ठीक है, या किसी काम के होने की संभावना, तो ये इवेंट है, इन्हीं को इवेंट्स कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल का मतलब क्या है, जो इस इवेंट के फेवर में है वो फेवरेबल आउटकम है। अभी आप आगे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको डिवाइड करूं कि भाई प्रोबेबिलिटी किस किस टाइप की हो सकती है, किस किस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट टाइप जिसमें बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फाइंड करने का, ठीक है, इवेंट कुछ भी हो सकता है। एक आपको क्वेश्चन आएगा नंबर से, नंबर से आपका क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड बनता है क्वाइन से, ठीक है, एक होता है आपका डाइस से रिलेटेड, ठीक है, और एक हो गए कार्ड्स, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे खासे। नंबर्स में देखो, नंबर में क्या हो गए, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सम ऑफ नंबर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन, कुछ छूट गया तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो प्राइम हो गया, ऑड, इवन, सम ऑफ नंबर, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, जितने नंबर से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं नंबर से। जैसे कि मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, क्या बोला मैंने, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, तो 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर आने की संभावना बताओ, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार, इसी से आपका क्या है जो फॉर्मूला था वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो 1 to 10 के बीच में आपने लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भाई इसमें सबसे मैंने क्या कहा, 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंड करो। तो 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन से, पहले तो वो पता होना चाहिए, तो कौन कौन से हैं, 2 3 5 और कौन सा है 6 7 7 8 9 और 10, तो यही है जो मैंने सर्कल की, 2 3 5 7। तो कितने ऑप्शन आए हमारे पास, 1 2 3 4, 4 नंबर ऐसे हैं जो क्या है, प्राइम है। तो प्राइम के लिए कितने नंबर आ गए हमारे पास, 4, टोटल थे कितने 10,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो मैंने बोला, क्या इवेंट बोला कि प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 कितने हैं, 4 आउट ऑफ 10, ये आपका आंसर है। कैंसिल करो, 2 दूने 4, 5 दूने 10, 2/5। तो अभी मैंने बताया इसका आंसर कभी भी आपका 1 से बड़ा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में, या तो 1 होगा या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा। क्वाइन के केस में देखो, क्वाइन आपने टॉस किया, क्वाइन क्या हो सकता है, या तो हेड या टेल, ठीक है। अब एक क्वाइन को टॉस किया तब तो हेड टेल बनेंगे, अगर एक से ज्यादा क्वाइन हो तो क्या होंगे, हेड टेल, ठीक है। उसके केस बनते हैं अलग अलग। अब देखो नेक्स्ट डाइस, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डाइस, डाइस में क्या है फ्रेंड्स, डाइस में कितने से कितने तक नंबर होते हैं, 1 से 6 तक नंबर डाइस में होते हैं, ठीक है। 1 से 6 तक नंबर डाइस में लिखे हुए होते हैं। तो देखो डाइस में जो है आपने डाइस फेंका, क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। देखो कैसे, सेम वही, क्योंकि नंबर आ गया ना इसमें भी, तो नंबर आ गया तो ये सारे क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, ठीक है, डाइस में। अब देखो कार्ड, कार्ड हो गया पत्ते, यानी कि जो ताश खेलते हैं ये उसकी बात है, ताश के पत्ते होते हैं ना, ताश, ये वो है, ठीक है। ताश कितने होते हैं हमारे पास, 52। 52 में भी 4 तरह के ताश कार्ड हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो डाइस, क्वाइन और कार्ड्स का कंसेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में और ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया प्रोबेबिलिटी का, हमारा स्टैटिस्टिक्स का, जितने क्वेश्चन यहाँ से आ सकते थे वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। ये कंसेप्ट जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपको इन टॉपिक्स की नॉलेज हो, क्योंकि थोड़े थ्योरी टॉपिक्स हैं, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।